हेलो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब एकदम मज़े में होंगे। कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? कैसी चल रही भाई पढ़ाई? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है बताइए। गवर्नमेंट जॉब सच में चाहिए कि क्या चल रहा है? गवर्नमेंट जॉब सच में चाहिए या ये लगने लगा है कि सब कुछ एक तरीके से क्या है, धांधली है। सब कुछ एक तरीके से क्या है, धांधली है। सोचते तो होंगे ही। ऑब्वियस सी बात है। हर स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करता है, पढ़ता है दिन रात, जैसा अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें दिया जाता है। हर कंपटीशन का अपना अपना सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। इसके बाद हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और एक एक दिन ऐसे पढ़ते हैं कि हर एक चीज़ को किनारे रखते हैं। फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ एग्ज़ाम देना स्टार्ट करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। कितनी शर्म की बात है कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम पढ़ ही तो सकते हैं ना। वो हम अपना काम कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। फिर कहते हैं क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं, सुसाइड क्यों कर रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों से लोग सुसाइड कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये एक एग्जाम्पल है। आप एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, फिर उसमें भी आपकी धांधली हो जाती है। फिर जो पास हैं वो फेल हैं, जो फेल हैं वो पास हैं। मजाक बना रखा है एकदम सिस्टम का। इस पर कोई गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन लेती है? किसी बिना ऊपर के आदमी के बिना शामिल हुए चीज़ें कैसे हो जाती हैं? इसीलिए गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ मेरा ओपिनियन यही है कि थोड़ा सा एक प्राइवेट में भी आप एक साथ में लेके इसको चलें, जिससे कि आपको एक जगह पे बिल्कुल टिकना ना पड़े। एक रास्ता आपका क्लियर होता रहे, एक रास्ता प्राइवेट वाला, उसका एक्सपीरियंस मिलता रहे। अगर आप 25-26 एज के हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप 25-26 के एज के हैं और आप पढ़ते जा रहे हैं, तो आप उस जो प्राइवेट चल रहा है आप उसका एक्सपीरियंस लेते जा रहे हैं और आप पढ़ते भी जा रहे हैं। ये नहीं मिलेगा एक बार, लेकिन इससे कम से कम आपके आगे के कुछ रास्ते ओपन रहेंगे। मेरा ओपिनियन यही है। ठीक है, चलिए फिर नॉलेज के लिए इंग्लिश को देखते हैं। और ये एक आज का डिस्प्ले से टॉपिक आपने समझा ही होगा क्या है, नरेशन का टॉपिक है। ठीक है, देखिए हम यही जो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है यही चीज़ें टाइप करके आपको बता सकते थे, अलग अलग अट्रैक्टिव वे में पढ़ा सकते थे। ठीक है, बट मोटो मेरा हमेशा ये रहता है कि नॉलेज जो हम पढ़ा रहे हैं वो मिले, टाइप करके मिले, अलग अलग क्रिएटिव वे में मिले। बट क्या है कि आपको वो नॉलेज एटलीस्ट मिले कि ये टॉपिक ऐसा है और इससे ये चीज़ें आ सकती हैं। मेरा मेन मोटो ये है। तो चलिए, सबका स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, प्रैक्टिस क्वेश्चन चैनल पे। तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, वो मत भूलिए करना। और नरेशन टॉपिक को देखते हैं। नरेशन आप सबने पढ़ा होगा, बट क्या होता है हम लोग जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं तो किसी टॉपिक को इतना ध्यान नहीं देते, अपनी रंगबाजी में मस्त रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं नरेशन क्या कहना चाहता है। कि नरेशन का जो अर्थ है वो होता है कथन, एक तरीके का कथन होता है, वो बोलते हैं नरेशन को। और ये नरेट शब्द से बना हुआ है और नरेट का अर्थ होता है कहना। ठीक है, नरेशन के अन्य सिनोनिम में स्टेटमेंट हो गया, असर्शन हो गया, जैसे हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं स्टेटमेंट, असर्शन, डिक्लेरेशन आदि हो सकते हैं। किंतु नरेशन का प्रयोग ग्रामर के एक टर्म के रूप में किया जाता है, क्योंकि अन्य शब्दों का नहीं किया जाता है। नरेशन शब्द का प्रयोग जो है ग्रामर के टर्म में किया जाता है, अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। और दो तरीके से नरेशन हो सकते हैं, यानी कि हम अपनी बातों को, अपने कथन को दो तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, कैसे? एक डायरेक्ट तरीके से कह सकते हैं, एक हम इनडायरेक्ट तरीके से कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? डायरेक्ट तरीके से, और एक इनडायरेक्ट तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए स्टेटमेंट जो का त्यों रहता है। डायरेक्ट नरेशन में भाई आप डायरेक्ट किसी से बात बोल रहे हो अपनी, तो स्टेटमेंट क्या होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा ना, वो कुछ चेंज तो होगा नहीं।
और दूसरी बात क्या होती है, ऐसे स्टेटमेंट क्या होंगे, इन्वर्टेड कॉमाज में होंगे, ठीक है। जैसे कि मीरा सेड आई एम लेट, यानी ये बात मीरा ही कह रही है कि आई एम लेट, तो ये डायरेक्ट नरेशन हो गया। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, देखिए बिल्कुल बेस से ही पढ़ रहे हैं और बिल्कुल बेस से ही पढ़ेंगे। हमारा मेन मोटो पढ़ाने का ये है नरेशन, कि आप लोगों को बेसिक से पता हो कि ये चीज कहाँ से निकल कर आई है। जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये पेड़ आया कैसे निकल के, क्यूरियस हो जाते हैं अबाउट टू नो हाउ टू ग्रो एंड वेयर इट कम फ्रॉम, राइट। वैसे ही ये नरेशन भला आई कहाँ से, इसको समझने के लिए स्टार्टिंग से हमने आपको बताया नरेशन का मतलब क्या होता है। पेशेंसली सुनिए और पेशेंसली इस पर वर्क कीजिए और इसको सुनिए। नरेशन का प्रॉपर मतलब क्या होता है, नरेशन दो तरीके से हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा स्टेटमेंट को हम अपने शब्दों से प्रस्तुत करते हैं, मतलब किसी दूसरे का स्टेटमेंट हम अपने शब्दों से प्रस्तुत करते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रस्तुत करते हैं और ऐसा कहा जाए कि उसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट का भाव सारांश हम अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। जैसे मीरा सेड दैट शी वॉज लेट, मीरा ने कहा था कि उसे देर हुई थी। तो इस वाक्य में मीरा के द्वारा कही हुई बात हम अपने शब्दों में कह रहे हैं, मतलब दूसरा पर्सन अपने शब्दों में कह रहा है, तो वो होगा इनडायरेक्ट नरेशन। वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि नरेशन में और क्या इंपॉर्टेंट जानकारी होती है। पहले तो हमने पढ़ा देयर आर टू टाइप ऑफ नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, राइट। अब हम देखते हैं और जानकारियां क्या होती हैं। तो जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ए इसको रीड कीजिए। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड वी आर लकी, क्या लिखा हुआ है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड वी आर लकी। तो मोहन, अब क्या हो गया, ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस को दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया। ये वाला पार्ट को कुछ और कहा गया और ये वाले पार्ट को कुछ और कहा गया। अरे भाई, जब आपका एक घर होता है, उस घर में आपके जो दो भाई होंगे, तो दो भाई में वो घर क्या होगा, डिवाइड होगा। और जब डिवाइड होगा तो आप अपना एक, आपका भाई अपने हिसाब से नाम रखेगा और आप अपने हिसाब से नाम रखोगे। इसको एक घर समझ लीजिए। और इस घर के दो भाग हो गए, दो भाई थे तो दो भाग हो गए। दो भाई क्या थे, डायरेक्ट भाई थे एक, और एक इनडायरेक्ट भाई थे। डायरेक्ट भाई थे और एक इनडायरेक्ट भाई थे। नहीं, अब नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भाई नहीं थे, ये तो स्टेटमेंट थे। हाँ, दो भाई थे। अब वो कौन कौन से थे, आगे आते हैं। तो पहले भाई का नाम जो रखा गया, जो ये वाला भाई है, जो कॉमास के अंदर भाई नहीं होता, उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लास के नाम से जाना जाता है। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। ये जो REPORTING लगा हुआ है, तो यहाँ से आप ING से समझ लीजिए ये रिपोर्टिंग स्पीच है। सेड टू हिज फ्रेंड्स यानी रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये वाला भाग क्या कहलाता है, तो इस वाले भाई के घर का नाम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। इस वाले भाई के घर का नाम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। इस वाले भाई के घर का नाम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो अब समझ में आ गया होगा। और ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, कॉमा के अंदर में रहता है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, कॉमा के अंदर में रहता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये दो तरीके के भाग हो गए। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये दो तरीके के भाग हो गए। और पता चलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच ये दो तरीके के भाग हो गए, ठीक है। आप समझ में आ गया। दो भाई थे, ये दो भाई हैं और इन दोनों भाइयों के बीच में डिवाइडेशन हो गया मकान का। इसने नाम रखा, जो कॉमा के अंदर नाम नहीं है, जो कॉमा के अंदर सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है, उसने अपना नाम रिपोर्टिंग स्पीच रख दिया। और जो कॉमा के अंदर लिखा हुआ उसने अपना नाम रिपोर्टेड स्पीच रख दिया। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या कहता है बी, कि रिपोर्टिंग स्पीच का प्रयोग वाक्य के शुरू में, वाक्य के अंत में और वाक्य के बीच में हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस के बिगिनिंग, सेंटेंस के एंड और सेंटेंस के मिड में आ सकता है। जैसे द टीचर सेड द स्कूल इज क्लोज्ड फॉर अ मंथ। वाक्य के शुरू में लेट्स गो फॉर अ वॉक शी सेड टू हर फ्रेंड, ये लास्ट में है और ये सेंटेंस के बिगिनिंग में है, ये सेंटेंस के लास्ट में है। जैन ऑस्टिन सेड माला वॉज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट, और ये सेंटेंस के मिड में है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो भाई है वो कहता है मैं कहीं पे भी आ सकता हूँ, बिगिनिंग एंड मिड में, राइट। नेक्स्ट आते हैं कि रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। नाउ कम टू द पॉइंट कि अब हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के रूल होते हैं वो क्या होते हैं चेंज करने के लिए। तो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए कुछ ऐसे रूल्स हैं जो सब प्रकार के वाक्यों पर लागू होते हैं। ऐसे रूल्स को जनरल रूल्स कहा जाता है। जो सब प्रकार के रूल्स पर अप्लाई होते हैं उनको जनरल रूल्स कहते हैं। भाई वो कॉमन चीज हो गई ना जो सब पर अप्लाई हो रही है, राइट। तो वो जनरल रूल्स हो गए, और जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हैं वो स्पेसिफिक रूल्स हो गए, राइट। चलिए, डायरेक्ट नरेशन में प्रयुक्त जो इन्वर्टेड कॉमा है को इनडायरेक्ट नरेशन से रिमूव कर दिया जाता है। यू ऑल नो अबाउट इट। इफ यू रीड डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इंटर क्लास देन यू नो वेरी वेल कि डायरेक्ट नरेशन में जो इन्वर्टेड कॉमा यूज होते हैं उनको इनडायरेक्ट नरेशन में हटा दिया जाता है। ये हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए क्या क्या रूल्स अप्लीकेबल होते हैं। तो पहला तो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में ही बनाने के लिए कॉमा हटा देते हैं, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि कल हम एक प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, उसमें एक ऐसा सेंटेंस आ गया था, तो उस सेंटेंस के लिए ये रूल है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, अब ये मत कहिएगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। अब ये सेंटेंस दिया है तो ये दो भाई हैं, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होगी, रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब ये होगी या रिपोर्टिंग स्पीच ये होगी, और रिपोर्टेड स्पीच ये होगी जो कॉमा के अंदर होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच जो होगी हमारी, यानी ये वाली जो स्पीच होगी उसके वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है डायरेक्ट सी सेज, कहना चाहता है डायरेक्ट सेंटेंस में सी सेज रीता कम्स लेट। अब ये क्या है, प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे सीता सेज दैट इज अ कनेक्टिव वर्ड, यानी दैट इज अ कंजंक्शन वर्ड। रीता कम्स लेट, बाकी ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं मीरा विल से मोहन इज ऑलवेज राइट। तो ये फ्यूचर टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। तो मीरा विल से दैट मोहन इज ऑलवेज राइट, तो ये भी फ्यूचर में रहेगा और ये प्रेजेंट में इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो फ्यूचर और प्रेजेंट में जो भी टेंस आएंगे वो एज इट इज वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनमें नो चेंज होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट हमने पढ़ा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में। डायरेक्ट नरेशन में जो कॉमास आते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में उन कॉमास को रिमूव कर देते हैं, राइट। सेकंड हमने पढ़ा फ्यूचर और प्रेजेंट के टेंस होते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, तो फ्यूचर और प्रेजेंट के टेंस में ही कन्वर्ट करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को। ओके, नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में निम्न नियमों के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। अब वो निम्न नियम क्या होते हैं आइए देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू सेड आई नेवर गो देयर, सिंपल पास्ट है, ये सिंपल प्रेजेंट है। यू सेड दैट यू नेवर वेंट देयर, सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए वही आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। नीता सेड आई एम विलिंग टू डू इट,
पास्ट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो नीता सेड दैट, अब ये समझिए पास्ट टेंस में होगा तो ये होगा, अगर दोनों प्रेजेंट में होंगे दोनों फ्यूचर में होंगे तो नो चेंज होगा। ठीक है, तो अब आता है नीता सेड दैट शी वॉज विलिंग टू डू इट, पास्ट कंटिन्यूस। अब ये शी कैसे आया, ये कहानी आगे देखते हैं, अभी तो नरेशन की कहानी स्टार्ट हुई है। हाँ, हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमारा है एरर, और दूसरा है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए भी आ जाता है एक इंग्लिश एग्जाम में। तो आपको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने को आएगा, देन व्हाट विल यू डू, यू विल फॉलो दैट रूल्स। ठीक है, तो पास्ट टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, जैसा कि हमने आपको बताया ऑलरेडी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट हमारा कह रहा है रूल, नेक्स्ट हमारा रूल आ गया है नेक्स्ट हमारा रूल है, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? चलिए हम बोलते जा रहे हैं, आप केवल सुनते जाइए। नेक्स्ट है डायरेक्ट। डायरेक्ट में हमारा क्या है, कह रहा है ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल दिया। आई हैव बीन लिविंग हर फॉर अ मंथ, ये क्या है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और ही हैड बीन लिविंग फॉर अ मंथ कर दिया, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब समझ में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ आ गया, लेकिन रीजन क्या होना चाहिए, रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट में होनी चाहिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में है, तो हम आगे आगे वाला जो सेंटेंस होगा वो भी प्रेजेंट और फ्यूचर में ही रखेंगे, वो भी प्रेजेंट और फ्यूचर में ही रखेंगे। चलिए इतना हमने देख लिया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, सिंपल पास्ट को। अब आता है जब ये तो हमने प्रेजेंट को कन्वर्ट किया पास्ट से, अब जब बात आती है पास्ट की, तो अब पास्ट में क्या करते हैं, तो पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। और पास्ट कंटिन्यूअस अगर आया, ध्यान रखें कि रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब के नियम पर आधारित बहुधा प्रॉब्लम दिए जाते हैं। तो जो ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ना, इसी के आधार पर हमको बहुत से सारे प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस में पुटअप कर दिए जाते हैं। तो जो हमारा पास्ट टेंस होगा और पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट होगा, जैसे कि मान लीजिए एक ये सेंटेंस दिया हुआ है, यू सेड सी रोट अ लेटर, रोट क्या हो गया, सिंपल पास्ट हो गया। अब इसका इनडायरेक्ट जब बनाया तो हमने क्या बनाया, यू सेड दैट सी हैड रिटन अ लेटर, पास्ट परफेक्ट बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या कह रहा है, अब ये इस टाइप से एरर आ जाती है सेंटेंस को, और हमें इसको कन्वर्ट करना होता है सही में। नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है, pressed by his student, the principal suddenly said that I am in no way responsible for the quarrel. So pressed by his student, the principal suddenly said that I am in no way responsible for the quarrel. तो इनडायरेक्ट नरेशन के पार्ट सी में एरर हो जाएगा। वजह क्या है, आई एम के बदले क्या होगा, ही वॉज, क्योंकि ये क्या है, पास्ट में है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, तो ही वॉज का प्रयोग, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड यानी कि पास्ट में है। वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। तो बात आई अब अगर डायरेक्ट नरेशन की, तो डायरेक्ट नरेशन में हम पूरे 12 सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जब इन डायरेक्ट नरेशन की बात होगी तो हम क्या करेंगे, केवल कितने सेंटेंस में,
कितने सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं? 10 सेंटेंस में। दो कौन से नहीं करते हैं? एक तो पास्ट परफेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा और एक पास्ट सही बता रहे थे। एक जो ये पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस होगा, ये दोनों नो चेंज होंगे। ये दोनों क्या होंगे? नो चेंज होंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। ये नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और ये नो चेंज होता है। ठीक है, आई होप सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। देखिए इसमें क्या दिया है। और हाँ, कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट। ठीक है, तो ज्योति सेड दे वर टॉकिंग टू द प्रिंसिपल। तो पास्ट टेंस है अगर, पास्ट टेंस है अगर, तो क्या करेंगे? पास्ट टेंस है अगर तो क्या करेंगे? पास्ट इम्परफेक्ट, यानी कि पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। अब बात आती है इसी प्रकार कैन को कुड में, सेल को शुड में और विल को वुड, मे को माइट में बदल दिया जाता है जब हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज आ जाती है। तो ये तो था हमारा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना। और एक चीज देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच, कौन सी स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल ट्रूथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है और हैबिचुअल ट्रूथ है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। कंडीशन क्या है? कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल ट्रूथ है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे लिया हुआ है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो क्या होगा? द टीचर सेड दैट द अर्थ, वैसे का वैसे ही अर्थ मूव्स अराउंड द सन ही रहेगा, उससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट में, माई फादर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। तो हमने भी वही बताया, द माई फादर सेड दैट यहाँ पास्ट है, लेकिन ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फोर पे देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन। अब आते हैं प्रोनाउन में। प्रोनाउन में भी परिवर्तन होता है और उसके नियम है। ये हमने लिखा सन, यानी सब्जेक्ट चेंज होता है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट चेंज होता है सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, और नो चेंज होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के, और थर्ड पर्सन नो चेंज। यही हमने भी आपको बताया। अब एग्जांपल से देखते हैं कैसे। जैसे डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, सी सेड टू मी। क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? सी सेड टू मी। तो हम क्या करेंगे इसको? आई, सी सेड टू मी आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग। तो सी सेड टू को तो चेंज कर देंगे टोल्ड में। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए, टोल्ड एक, टेल एक क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ये अपने साथ ऑब्जेक्ट जरूर लेगी, विदाउट ऑब्जेक्ट ये नहीं आती है। ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट क्या होगी? ये नहीं आएगी। तो सी टोल्ड मी दैट, आई एम की जगह पे क्या हो जाएगा? सी वॉज राइट बट, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। जो सब्जेक्ट सी से बदलकर सी हो गया, जो सब्जेक्ट, तथा यू क्या है? सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है आई। अब भाई प्रोनाउन आप लोगों ने अगर पढ़े हैं तो आप लोगों को पर्सन पता होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? भाई फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है जो बोल रहा होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है। ठीक है, और थर्ड पर्सन वी टॉक्ड अबाउट अदर्स, जब हम किसी दूसरों की बात करते हैं दैट इज थर्ड पर्सन, राइट। तो हम जब किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन हो गया, यानी वी टॉक अबाउट अदर्स, राइट। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू।
बाकी थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और किसी का नाम थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो आई चेंज हो गया फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, यानी आई फर्स्ट पर्सन, सी के अकॉर्डिंग सी आ गया। सेकंड में है यू, यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी, और मी होता है आई, सब्जेक्ट में लेता है, यहाँ आ जाएगा आई, ठीक है। अब आ गया समझ। चलो, यू सेड टू मी ही इज हैंडसम, अब ये क्या है, थर्ड पर्सन। यू टोल्ड मी दैट, ही का ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज। इज जो है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट आते हैं, यदि यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए वी का प्रयोग हुए तो वी को हम इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं बदला जाता। जैसे दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, दैट इज ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इस वाक्य में वी को नहीं बदला गया क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। नेक्स्ट आता है, यदि कोई मैगजीन, न्यूज़पेपर आदि अपने लिए बात करता है तो अवर और अस आदि का प्रयोग करता है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम इनको इट, इट्स या इट में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, इट, इट्स या इट में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज वी आर ट्राइंग टू बेस्ट टू कीप यू वेल इन्फॉर्म, तो टाइम्स ऑफ इंडिया कहती है इट, वी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इट इज ट्रुथ बेस्ट टू कीप अस वेल परफॉर्म। यहाँ वी तथा अवर को इट तथा इट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। जब हम बात करेंगे किसी न्यूज़पेपर की तो ये कहानी घटित होगी। आई होप इतना जो नरेशन हमने आपको डिक्टेट किया वो समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए भाई, चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन बहुत नीड होती है लाइफ को जीने के लिए, मोटिवेशन की नीड बहुत ज़्यादा होती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके ओके फ्रेंड्स, तो चलो आगे देखते हैं क्या कहानी बढ़ी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो तो रिपोर्टेड स्पीच में यू का प्रयोग हो तो इस यू को आवश्यकता अनुसार थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में बदल दिया जाता है। बात समझ में आई। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच, इसीलिए हमने कहा था कि सेंटेंस के दो भाग हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों को पहले समझ लो, ये दोनों भाग होते कौन से हैं, क्योंकि बाद में जो भी पॉइंट होंगे वो इनसे ही रिलेटेड हैं। जो भी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं वो इन्हीं से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इसीलिए। तो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब अगर आप समझ गए होंगे तो जितनी बार हमने जितने अभी तक पॉइंट पढ़ाए उनमें कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, क्योंकि यही दो भाग यूज, यही दो भाइयों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, यही दो भाइयों का प्रयोग हुआ है ज़्यादा। ठीक है, तो अब आते ये पॉइंट का कहने का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में यू का यूज है तो इस यू को थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन बदलिए। आप जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। डायरेक्ट में है सी सेड यू आर अ गिल्टी, ये है सेकेंड पर्सन, यहाँ ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। अब इनडायरेक्ट में सी सेड दैट, तो उसको थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में चेंज कर दिया, यहाँ ही वॉज गिल्टी कर दिया। या तो उसको थर्ड पर्सन के हिसाब से चेंज कर देंगे या उसको फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज करेंगे। शी सेड यू आर ऑल गिल्टी, तो दे वर ऑल गिल्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पांचवा रूल इनडायरेक्ट नरेशन में, जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदला जाता है तो निम्न वर्ड्स में भी चेंज होता है। क्या होता है, नाउ को देन में कन्वर्ट कर देते हैं, कम को गो में, बट हमेशा नहीं करते हैं ऐसा, दिस को दैट में, टुडे को दैट डे में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में। अब आप कहोगे ये क्यों कर देते हैं, क्योंकि भाई डायरेक्ट बात नहीं कही जा रही है। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट वे में कहेंगे तो हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन देयर का हेयर हमेशा नहीं होता, कम का वो
कम का गो ऑलवेज नहीं होता, हाँ, और टुडे का दैट डे हमेशा नहीं होता, टू नाइट दैट नाइट, हैंस का थैंक्स, टुमारो द नेक्स्ट डे, द या द ऑन ऑन द मारो, 10 को सो में चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट डे को किस में चेंज करते हैं, द फॉलोइंग डे में, नेक्स्ट को किस में चेंज कर देते हैं, द फॉलोइंग डे में, लास्ट को द प्रीवियस नाइट, या लास्ट डे को किस में, द प्रीवियस डे में, एगो को बिफोर में, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे किस में होगा, द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो दिस हेयर नाउ टुडे कम आदि का प्रयोग यदि वस्तु जगह समय आदि के लिए हो तो जो स्पीकर के साथ उस जगह पर सब वर्ड बोल रहा हो तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। अब आ जाते हैं, देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। The lady said that she should be away from home tomorrow as Malti's friend would come to visit Mumbai. अब यहाँ क्या दिया गया इस पार्ट में, पार्ट सी में टुमारो की जगह पर क्या होगा, ऑन द मारो या द नेक्स्ट डे का, क्योंकि टुमारो ऑन द मारो या नेक्स्ट डे में बदल दिया जाता है जब हम इनडायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रूल, क्या कहता है, सेड सेड ही रहता है, सेड क्या होता है, सेड सेड ही रहता है, या ऑब्जर्व्ड या रिमार्क्ड, पॉइंटेड आउट, असर्टेड, डिक्लेयर, प्रोक्लेम्ड आदि में बदल सकता है। सेड टू रह सकता है, या टोल्ड, इन्फॉर्म या रिपोर्टेड टू में बदल जाता है। बगैर ऑब्जेक्ट का टोल्ड प्रयोग नहीं होता, हमने आपको बताया था कि टेल क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और तो उसको क्या है वो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगी, क्योंकि क्या है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, आ भी गया देखिए यहाँ पे, टेल एक क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका इसलिए इसका प्रयोग बगैर ऑब्जेक्ट के नहीं होता, और इस पर आधारित प्रॉब्लम बहुत सारे दिए जाते हैं। ही टोल्ड दैट ही वॉज हंग्री, टोल्ड का प्रयोग गलत है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ टोल्ड के बदले में सेड का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से जो आपको एरर है वो दी जा सकती है, सो बी केयरफुल, राइट। मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मज़ा आ रहा है तो लाइक भी करते जाइए, और ये जो आज टॉपिक नरेशन है ना, इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस इस वीडियो को क्या है, अब 2-3 बार सुनेंगे कि क्या कहना जा रहा है क्या नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ ना एक बार में समझ में नहीं आती फर्स्ट टाइम। अगर सपोज कहीं जॉब ज्वाइन करते हो तो क्या एक ही दिन में आप सब समझ लेते हो, नहीं ना, डे बाय डे यू आर इंक्रीजिंग इन योर डिपार्टमेंट, राइट, डे बाय डे। ओके, फिर सेड के बाद अगर टू है के ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु सेड के बाद सीधा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके भी प्रॉब्लम दिया जा सकता है, सी सेड मी, तो यहाँ पार्ट ए में सेड के बाद टू का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब है सेड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होगा, आएगा सेड टू मी, सेड के साथ ये टू वर्ड ऐड होगा, सेड मी के बदले सेड टू मी का प्रयोग होगा, सेड के बदले टोल्ड का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहा है, अगर टोल्ड होगा तो उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा, इट्स नेसेसरी, अगर सेड होगा तो उसके बाद टू होगा फिर ऑब्जेक्ट होगा, ये नेसेसरी है, टेल और सेड का रूल है ये। नेक्स्ट आते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है और रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार दैट का प्रयोग किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है, और अंत में क्या होता है, हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इन नियमों का पालन करने पर उपर्युक्त वर्णित जो सेंटेंस या इनडायरेक्ट नरेशन हमने जो नीचे अभी सेंटेंस देखे थे वो यही है। नेक्स्ट आते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन और इंटेरोगेटिव में क्या झोलझाल होता है ये समझते हैं। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं उनमें क्या झोलझाल होता है अब ये समझते हैं। ही सेड टू मी आर यू गोइंग देयर, सी सेड टू मी डू यू नो हिज नेम, यू सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, महेश सेड टू गौरी व्हाई आर यू लेट। अब ये सेंटेंस में WH वर्ड है
यहाँ पर क्या है, मेन हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस स्टार्ट है। तो रूल क्या कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, कि से को आस्क में, वंडर, इंक्वायर, वांट टू नो आदि में बदल दिया जाता है और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दिया जाता है। फर्स्ट रूल है कि से और सेड, से को आस्क, वंडर, इंक्वायर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सेंस में चेंज के अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज से चेंज कर दिया जाता है और इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। फिर आता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो क्वेश्चन हो तो रिपोर्टेड स्पीच के पहले इफ वेदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यस या नो कब होगा, जब आप किससे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे तभी तो यस या नो होगा क्वेश्चन में। अब हम जैसे आपसे पूछेंगे, आर यू गोइंग आउटसाइड, क्या तुम बाहर जा रहे हो, यस, इस टाइप से। ठीक है, जैसे डायरेक्ट में देखते हैं, सी सेड टू मोहन कैन यू हेल्प मी, उसने मोहन से कहा क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तो उसने कहा, अब ये क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ सेड टू को आस्क में चेंज कर दिया इनडायरेक्ट में, और इफ या वेदर लगा दिया, और उसके बाद सिंपल सेंटेंस बनाया। डोंट फॉरगेट अबाउट इट, सिंपल सेंटेंस बन रहा है, कोई इंट्रोगेटिव कोई कंपैरेटिव नहीं बन रहा है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से माइंड में रखिएगा, यही कंफ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। अब आते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में WH क्वेश्चन है, यानी WH व्हाट वर्ड लगा हो, व्हेन वर्ड लगा हो, ऐसे वाई वर्ड लगा हो, ऐसे क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाए, तो जो हु, दैट, हाउ, वेयर, व्हेन, वाई वर्ड है आदि से शुरू हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के पहले इंटरोगेटिव वर्ड के पहले किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। रीजन ये होता है, यानी जैसे आप क्वेश्चन यस या नो में पूछेंगे तो हम इफ और वेदर कंजंक्शन का यूज करते थे, बट अब जब WH क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे हु, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन और वाई वर्ड आ जाएंगे, तो यही एक कनेक्टिंग वर्ड यानी यही कंजंक्शन के रूप में यूज हो जाते हैं। जैसे डायरेक्ट में है, यू सेड टू यू वाइफ व्हाट आर यू डूइंग, तो यू आस्क्ड योर वाइफ व्हाट, देखिए व्हाट ही कंजंक्शन बन गया, बाद में सिंपल सेंटेंस कन्वर्ट किया गया है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट यू कन्वर्टेड टू सेकेंड पर्सन, योर वाइफ यानी कि सेकेंड पर्सन यानी योर वाइफ में चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सी आ जाएगा और आर चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस वॉज एंड डूइंग। ध्यान रखें कि इस नियम पर प्रॉब्लम्स बहुत दिए जाते हैं। इंटरोगेटिव वर्ड के पहले दैट या एस टू को जोड़कर वर्ड दे दिया जाता है, बट आपको केयरफुल रहना है। आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम है और क्या कैसे एरर आ सकती है, बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें, ये रूल ऐसे हैं। कीप इन माइंड एंड रीड इट वेरी केयरफुली या लिसन वेरी केयरफुली दैट वीडियो। ओके, नेक्स्ट है, रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव बना दिया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच को क्या बना दिया जाता है, असर्टिव बना दिया जाता है। वर्ब प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब के ऑर्डर में रखा जाता है। कैसे, रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव बना दिया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच को क्या बना दिया जाता है, असर्टिव बना दिया जाता है। कैसे रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव कैसे बना दिया गया, अब जैसे वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के ऑर्डर में रखा जाता है। कैसे, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, देखो क्या कह रहा है, रिपोर्टेड स्पीच जब असर्टिव बना दिया जाता है, हमने आपको बताया ना इंट्रोगेटिव वर्ड में हम कनेक्टिंग वर्ड से ऐड कर दिया और उसके बाद क्या किया कि सिंपल सेंटेंस बना दिया। वर्ब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब के ऑर्डर में लिखा है। जैसे रोमा सेड टू मी व्हाट विल यू डू टुडे, तो रोमा आस्क्ड मी, व्हाट कंजक्शन वर्ड लगा दिया और यू को कन्वर्ट कर दिया आई सेकंड पर्सन, मी के अकॉर्डिंग, आई वुड, सिंपल देखिए पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, असर्टिव सेंटेंस में कर दिया। और इससे भी रिलेटेड एरर पूछे जाते हैं, जैसे ये वाला सेंटेंस जो दिया गया है, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस, तो रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु, ये सही है,
यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ ये चेंज होके आई डिड want टू मीट या आई wanted टू मीट हो जाएगा। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, तो आई डिड नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा, आई वांटेड टू मीट इन द ऑफिस। ओके, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर अब क्या है, हु के बदले हुम का प्रयोग भी हो जाता है, जैसे हुम आई वांटेड हो गया। वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन को फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि हम सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देते हैं। तो इंट्रोगेटिव जो चेंज करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट, देखिए क्या है, डायरेक्ट नरेशन के वाक्य के अंत में दिए गए ये जो इंट्रोगेटिव, यहाँ देखिए चेंज हो गया फुल स्टॉप में। ठीक है, अब बात करते हैं ये तो हमने पढ़ा ही था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब वॉज या वर में होगी, यानी पास्ट टेंस में होगी, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब बात आती है डायरेक्ट नरेशन को इम्परेटिव सेंटेंस में चेंज करने की। अभी हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव, अब बात करेंगे इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, नेगेटिव कमांड आदि दिए जाते हैं। ये मुख्य वर्ब से शुरू होता है, जैसे गो, ब्रिंग। निगेटिव कमांड डू नॉट से होती है, यानी डोंट से। रागनी सेड टू हर सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या बनाएंगे, रागनी सेड टू हर सर्वेंट टू टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अब इसके रूल्स क्या होंगे, माई फ्रेंड सेड टू मी ज्वाइन माई कंपनी, सी सेड टू हर चिल्ड्रन डोंट वॉक इन द रोड। अब ये जो सल्टिव सेंटेंस आए, इनका रूल क्या होगा, से को सेड को अर्थ के अनुसार जैसा सेंटेंस का सेंस होगा, कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, कोई क्षमा मांग रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड, एडवाइस एडवाइस, बेग्ड और टेल को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू कंजंक्शन का यूज किया जाता है। बी केयरफुल एंड लिसन वेरी केयरफुली, विच कंजंक्शन, टू कंजंक्शन का यूज इम्परेटिव सेंटेंस में केवल टू कंजंक्शन का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, डोंट वर्ड आ जाए और सिंपल सेंटेंस आ जाए तो इम्परेटिव सेंटेंस में जो कनेक्टिंग वर्ड होता है वो दैट नहीं होता, वो टू होता है। वो क्या होता है, टू होता है। वो क्या होता है, टू होता है। अब आते हैं, क्या कह रहा है, यदि मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो काइंडली प्लीज जैसे आदर सूचक वाक्यों को हटा देते हैं। रूल्स क्या कहता है इसका, कमांड हो अगर नेगेटिव तो क्या होगा, से सेड को आस्क आस्क्ड, टेल को टोल्ड में, रिमाइंड को रिमाइंडेड में चेंज कर दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या करेंगे, नॉट के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, नॉट टू। जैसे डू नॉट, अर्थात डू नॉट गो को क्या लिखेंगे, नॉट टू गो। इसी प्रकार डू नॉट मेक को क्या लिखेंगे, नॉट टू मेक बन जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारे दिए जाते हैं, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आई एडवाइज्ड हिम टू डू नॉट गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। आगे एरर दे दी गई। सेंटेंस समझ में आ गया कि ये नरेशन का सेंटेंस है। आई एडवाइज्ड हिम टू डू नॉट टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। तो टू डू नॉट गो को कन्वर्ट करेंगे नॉट टू गो में। अब जैसे फॉरबिड ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, क्योंकि फॉरबिड और फॉरवर्ड अपने आप में नेगेटिव वर्ड होते हैं। जैसे ही सेड टू मी डोंट गो आउट, तो अब इसका बनाएंगे अगर ही फॉरबिड मी टू गो आउट, तो फॉरबिड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो नॉट वर्ड इसी ने ही ले लिया। अगर बनाते ही ऑर्डर्ड मी या ही रिक्वेस्टेड मी या ही कह देते ही सेड टू मी ही फॉरवर्ड मी, फॉरवर्ड अपने आप में नेगेटिव वर्ड है,
फॉर्मेट ही आस्क्ड मी कह देते, उसने मुझसे कहा, या ही टोल्ड मी टू नॉट टू गो आउट लिख बनाते, बट यहाँ फॉर्मेट लग गया तो अब नॉट पढ़नी, ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो प्रोहिबिट प्रोहिबिटेड, प्रिवेंट प्रिवेंटेड, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर्म प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनके साथ जो कंजंक्शन वर्ड यूज होता है वो फॉर्म वर्ड यूज होता है। और जैसे यू सेड टू योर सन स्टॉप वर्किंग, यू प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड टू फ्रॉम, यू प्रोहिबिटेड प्रिवेंटेड फ्रॉम योर सन फ्रॉम वर्किंग। अब इन नियमों का पालन करते हुए इस टॉपिक के प्रारंभ में दिए गए इनडायरेक्ट नरेशन के वाक्यों को देखें। रागिनी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, रामू रिक्वेस्ट, तो ये सारे सेंटेंस क्या हुए, ये सारे सेंटेंस चेंज हो गए। अब आते हैं लेट वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में क्या किया जाता है। हमने पढ़े हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का चेंज पढ़ा, और पढ़ा फिर इम्परेटिव सेंटेंस का चेंज पढ़ा। बाकी जो जनरल रूल्स थे वो तो सारे पढ़े ही पढ़े क्या होते हैं। और अब आ गया लेट से जो सेंटेंस स्टार्ट होंगे। ठीक है, बाकी जो अगर डू नॉट लिखा होगा उससे स्टार्ट होंगे तो उसको क्या करेंगे, नॉट टू गो। ठीक है, लेट का प्रयोग होता है सलाह देना, टू सजेस्ट, प्रस्ताव रखना, या टू पर्पस के अर्थ में होता है। लेट का अर्थ होता है टू अलाउ, लेट का अर्थ क्या होता है, टू अलाउ के अर्थ में भी लेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो लेट का अर्थ जब होता है सुझाव देना या प्रस्ताव रखना हो, तो इसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए क्या किया जाता है, से सेड को प्रपोज्ड सजेस्टेड में बदल दिया जाता है। से और सेड को किस में कन्वर्ट कर दिया, सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू, या क्या किया, प्रपोज्ड टू। जैसे लिखा है सजेस्टेड टू मी, यहाँ क्या करेंगे, सजेस्टेड टू ऑब्जेक्ट, प्रपोज टू देम, तो प्रपोज टू ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा। सजेस्टेड टू मी ऑब्जेक्ट आएगा, प्रपोज टू मी ऑब्जेक्ट आएगा। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर रिपोर्टेड स्पीच के पहले दैट का प्रयोग कर देते हैं। केवल इम्परेटिव सेंटेंस में टू का यूज करते हैं, बाकी सब में दैट का ही यूज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के बाद शुड लगाकर वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये रूल केवल लेट वाले सेंटेंस में है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट्स गो टू द मूवी, ही प्रपोज्ड टू या ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड गो टू द मूवीज, दैट वर्ड लगा दिया। अब आ गया दे शुड गो टू द मूवी। वैसे ही नेक्स्ट है लेट्स हेल्प द इंजर्ड मैन, दैट वी शुड हेल्प द इंजर्ड मैन। सजेस्ट तथा प्रपोज के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो, सजेस्ट तथा प्रपोज के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म का प्रयोग भी होता है। सजेस्ट या प्रपोज के बाद क्या नहीं हो, यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसके बाद सीधे वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग भी होता है। सी सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक, क्या होगा, सी सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक, सी सजेस्टेड गोइंग, अगर सजेस्ट या प्रपोज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वर्ब प्लस आईएनजी लगा देते हैं, भी ध्यान दीजिएगा, वर्ब प्लस आईएनजी लगा देते हैं। सी सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक कर दिया। ठीक है, ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस प्रपोज प्लस सजेस्टेड टू ऑब्जेक्ट प्लस दैट सब्जेक्ट शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, बट अगर नहीं है ऑब्जेक्ट तो प्रपोज सजेस्टेड टू योर फ्रेंड दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। अब अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस प्रपोज है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब प्लस आईएनजी, गोइंग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, गोइंग फॉर अ वॉक इन द, यानी कि ये अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी जगह पर गोइंग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग लगा सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। ही प्रपोज टू मी टू गो होम कहना गलत है, ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड, तो ही प्रपोज टू मी टू गो होम कहना गलत हो जाएगा, वी शुड गो होम लिखेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा अब तो, कि नहीं क्लियर हुआ, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये था हमारा सेंटेंस जो हमने आपको बता दिया, बाकी ये एक बचा हुआ है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।
और अगर आपको पसंद आया हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, अब ये पढ़ने के बाद आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे ना प्रैक्टिस पेपर के, तो आपको रूल याद रहेंगे, और रूल को एक बार दो बार सुनिए वीडियो के थ्रू, सब माइंड में आपके फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।